हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइन्स क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। केवीएस के इस व्यक्तिक विभिन्नता के लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था को पढ़ा था और वो वीडियो लास्ट में जाकर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से कुछ जो विशेषताएँ हैं वो रह गई थी। तो उन विशेषताओं को, दो चार विशेषताएँ जो आपकी रह गई हैं कि किस तरीके की आपके जो किशोरावस्था के जो किशोर होते हैं उनकी शिक्षा होनी चाहिए, इससे संबंधित जो पॉइंट्स मैं लिखा रही थी मैं इस लेक्चर के अंत में आपको लिखवा दूंगी। आप थोड़ा सा स्पेस देके आज ये नया टॉपिक, आप नया चैप्टर कहें या नया टॉपिक कहें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेडिंग करिएगा। ठीक, सो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं आज आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। ये देखिए, आपका टेट का एग्ज़ाम नहीं है और ना ही सुपर टेट का एग्ज़ाम है। टेट और सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम में आपसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जबकि केवीएस हुआ आपका और एक आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ। केवीएस और सीटेट के एग्ज़ाम में आपसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपसे व्यवहारिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उसको व्यवहारिक रूप से समझने की कोशिश करें। जैसे आपने किशोरावस्था क्यों पढ़ा है, आप व्यक्तिक भिन्नता क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों पढ़ रहे हैं आप व्यक्तिक विभिन्नता? क्योंकि इसी टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं आज, तो हम पहले ये समझ लेते हैं। एज अ टीचर आप लोग टीचर बन चुके हैं, आप ये मान के चलिए। क्यों बन चुके हैं? क्योंकि आपने ट्रेनिंग कर ली है, आपने अपना कोर्स फिनिश कर लिया है, आपने सीटेट का पेपर भी निकाल लिया है। अब आपको बस एक पेपर और क्वालिफाई करना है, फिर आप प्रमाणिक तौर पर एक अध्यापक आप बन जाएंगे। लेकिन उसके पहले जो चीज़ें आपने की हैं, उस स्तर से देखा जाए तो आप अपने आप में एक अध्यापक हैं। ठीक, अब आप एक अध्यापक हैं तो आप व्यक्तिक विभिन्नता क्यों पढ़ेंगे? आपको ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि आपको व्यक्तिक विभिन्नता पढ़ना पड़ा? तो इसी बारे में सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बता देती हूँ और यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा केवीएस के एग्जाम में कि हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक किसकी है। बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है यहाँ पर बताना, तो मुझे बताना होगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि आप व्यक्तिक भिन्नता क्यों पढ़ना चाहते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता क्यों आपको जो है यहाँ पर आती है, व्यक्तिक विभिन्नता आखिर क्यों एग्जिस्ट करती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये जो व्यक्तिक विभिन्नता है ये प्रकृति प्रदत्त होती है। ठीक है, क्या है ये? प्रकृति प्रदत्त होती है। व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब है, आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आपका अलग होता है। इवन मैं अगर घर के अंदर भी देखूं, आपका भाई है और ये आप हैं, दोनों में आप देखिएगा आपकी रुचि में, आपकी क्षमताओं में, आपकी जो तत्परता है उसमें, आपके इमोशंस में, आपके सीखने की क्षमता में, मानसिक क्षमता में, इन सभी चीज़ों में आपका अंतर होता है। फिर से मैं समझा देती हूँ। व्यक्तिक विभिन्नता प्रकृति प्रदत्त होती है। व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब है कि आपके जो एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से आपका भिन्नता रखता है। तो कभी भी आपको अगर जब आप एक टीचर होंगे स्कूल के अंदर, तो आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि जो आप मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो शिक्षण पद्धति आपकी है, वो हर बच्चे को समझ में आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि जो शिक्षण पद्धति, एक शिक्षण पद्धति आपने यूज़ की, वो सारे बच्चों को समझ में आ जाए। बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे की सीखने की क्षमता अलग है। हर एक बच्चे का जो मानसिक क्षमता है वो अलग है। हर बच्चे की रुचि अलग होती है। हर बच्चे की तत्परता अलग है। तो कैसे संभव है कि एक ही मेथड से सभी बच्चे सीख जाएं? कक्षा में अगर मान के चलिए 40 बच्चे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं संभव है कि एक ही मेथड से सारे बच्चे सीख जाएं। इसीलिए आपको शिक्षण पद्धतियाँ पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप जो शिक्षण पद्धतियाँ हैं वो अलग अलग तरीके से यूज़ कर पाएँ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर। आज के इस चैप्टर में आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस में कई सारी आपकी जो मेथड्स हैं, विधियाँ हैं, जो कि आपकी व्यक्ति विभिन्नता पर ही आधारित हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक, अब इन्हीं रुचियों, इन्हीं क्षमताओं, इन्हीं मानसिक क्षमता कहेंगे, सीखने की क्षमता में अंतर होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति में अंतर होता है और इसे ही आप व्यक्तिक विभिन्नता कह देते हैं। ठीक, अब व्यक्तिक विभिन्नता तो है। अब आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी में जब आप पढ़ते हैं तो आपको कई सारे मनोवैज्ञानिकों को देखना पड़ता है, उन्होंने क्या बताया है व्यक्तिक विभिन्नता के बारे में। ठीक, तो वो आपको समझना है। कई बच्चों के मन में ये आ सकता है कि अगर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि समान हो जाए तो क्या संभव है कि व्यक्तिक विभिन्नता आपकी नहीं होगी? तो आप गलत सोच रहे हैं। आपकी अगर सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि भी एक जैसी हो जाए ना, सामाजिक यानी कि एक ही समाज से हो, आर्थिक यानी कि आपका जो है पैसा वैसा सब एक जैसा हो, तो बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि व्यक्तिक विभिन्नता ना हो। हर व्यक्ति में व्यक्तिक विभिन्नता है, हर व्यक्ति के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बहुत सारी चीज़ों से डिफरेंट होता है। मान के चलिए कि दो चीज़ों में अगर वो सेम भी है, तो उसके अलावा आप देखेंगे तो कई सारी ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो बिल्कुल अंतर होती हैं। हालांकि शादी के पहले जो गुण मैच करवाए जाते हैं
उनमें मुझे तो नहीं पता कितने गुण मैच होते हैं कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कितने गुण मैच करवाए जाते हैं। फिर उस अकॉर्डिंग बदल दिया जाता है कि चलिए ये लोग परफेक्ट हैं। बाद में पता चलता है कि इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं कि कोर्ट केस होना पड़ा, है ना। तो अब वो तो बात की बात है, ये सब होता रहता है। लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता हर व्यक्ति में एग्जिस्ट करती है, वहाँ से भी पता कर सकते हैं, ठीक है, कि व्यक्तिगत विभिन्नता एग्जिस्ट कर रही थी जिस वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक। लेकिन इसी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना है आपको। और आप जब टीचर बन जाएंगे, हालांकि आप बन चुके हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ, लेकिन जब आप स्कूल में जाएंगे बच्चों को पढ़ाने, तो आपको इस चीज़ को विशेष रूप से अपने माइंड में रखना है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में डिफरेंट है। तो आपको एक ही शिक्षण पद्धति से सभी बच्चों को नहीं पढ़ाना है। हो सकता है कि कोई बच्चा पढ़ने में जो है, सीखने में थोड़ा सा देर से सीखता हो, कोई बच्चा जल्दी सीख लेता हो। मान के चलिए थोड़ा सा 2 मिनट में सीख लेता है किसी चीज़ को, ये 5 में सीख पा रहा है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि 2 ही मिनट के अकॉर्डिंग ये भी सीखे, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 5 के अकॉर्डिंग सीख रहा है तो हमको इसको 5 के अकॉर्डिंग सिखाना है, ये 2 में सीख रहा है तो इसको 2 के अकॉर्डिंग सिखाना है। आपकी ये पद्धति होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि आपका मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, आप एक टीचर हैं तो आपका मेन उद्देश्य होता है बालक के व्यवहार का परिमार्जन करना। क्या होता है? बालक के व्यवहार का परिमार्जन। बालक के व्यवहार का परिमार्जन क्यों कर रहे हैं? आखिर ऐसी क्यों आवश्यकता है कि आप ही बालक का जो व्यवहार है उसका परिमार्जन कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप एक टीचर हैं। क्या हैं? आप एक टीचर हैं, और टीचर जो होता है वो एक राष्ट्र निर्माता का कार्य करता है। किसका? राष्ट्र निर्माता का कार्य करता है। आप एक राष्ट्र निर्माता हैं तो बच्चे के व्यवहार का परिमार्जन करना आपका परम कर्तव्य, परम उद्देश्य होगा, है ना। अब जब व्यवहार का परिमार्जन करेंगे तो पहले व्यवहार तो पढ़ लें हम बच्चे का, कि व्यवहार क्या है आखिर। व्यवहार जब आप सीखेंगे, बच्चे का व्यवहार सीखने के लिए ही आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं। व्यवहार का अध्ययन करने के लिए आप जो पेडागोजी जिसे आप कहते हैं वो पढ़ते हैं, है ना। पेडागोजी कुछ नहीं है, बस व्यवहारिक अध्ययन है आपका। तो यही व्यवहार आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता में, मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक। कि पहले आपको व्यवहार का अध्ययन करना है, तभी आप बच्चे के व्यवहार का परिमार्जन कर पाएंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता एग्जिस्ट कर रही है तो आपको किस तरीके से वहाँ पर बच्चों के साथ डील करना है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आइए व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का जो आरंभ है वो आपका 1869 में सर फ्रांसिस गाल्टन की एक पुस्तक थी जो थी आपकी हेरिडेटरी जीनियस। ये सुपर टेट में आपसे पूछा जा सकता है, मैं 100% श्योर हूँ, पर आपसे कभी केवीएस में नहीं पूछा जाएगा, ठीक। सो बेफिक्र रहिए, ठीक है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं इस बात से बिल्कुल भी नकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपसे जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे केवीएस में वो आपसे व्यवहारिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लाइक सीटेट के टाइप। तो आप लोग इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, ठीक, कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का जो पहला प्रमाण है वो सर फ्रांसिस गाल्टन की पुस्तक से ही मिलता है, ठीक। लेकिन जब कभी कोई प्रमाण मिलता है तो उसको जब तक वैज्ञानिक तौर पर नहीं प्रस्तुत कर दिया जाता तब तक उसको जो है आप प्रमाणिक नहीं मान पाते हैं। तो आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता का कुछ समय पश्चात क्या हुआ? वैज्ञानिक अध्ययन हुआ। और ये जो वैज्ञानिक अध्ययन है ये आपके किसने किया था? जेम्स कैटल ने किया था। ये जो जेम्स कैटल है इन्होंने किया था। कब किया था? ये इन्होंने अध्ययन किया था 1890 ईस्वी में किया था, ठीक। तो जेम्स कैटल ने व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन 1890 में किया था, ठीक। ये आपके पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में थे। और उसके अलावा अगर गाल्टन की बात करें तो गाल्टन को आप सभी को पता होगा कि इनको सुजनन शास्त्र के पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुजनन शास्त्र के पिता। अगर नहीं पता हो तो प्लीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, मैं एक बार लिख देती हूँ, 1 मिनट आप लोग दीजिए। फ्रांसिस गाल्टन जो थे इनको क्या कहा जाता है? सुजनन शास्त्र के पिता, ठीक है, सुजनन शास्त्र के पिता, ठीक। तो याद रखिएगा सुजनन शास्त्र के पिता सर फ्रांसिस गाल्टन को ही बोला जाता है, ठीक है। तो वैज्ञानिक अध्ययन अगर आपसे पूछा जाए कभी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, प्रमाणिक अध्ययन किसने किया? जेम्स कैटल ने किया था। जबकि सबसे पहला प्रमाण जो है सर फ्रांसिस गाल्टन की पुस्तक हेरिडेटरी जीनियस से ही मिलता है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब व्यक्तिगत विभिन्नता का यही अध्ययन आपका आगे चलता रहा, ठीक है, ऐसी ही परंपरा आगे चलती रही। फिर बुद्धि से जुड़े मनोवैज्ञानिक जो हैं इनका ये जो है आए, कौन आए? बुद्धि से जुड़े मनोवैज्ञानिक आए। बुद्धि से जुड़े मनोवैज्ञानिक, इसको बस आपको समझना है कि इतना अध्ययन हो गया कि पहला आपका प्रमाण सर फ्रांसिस गाल्टन की पुस्तक से मिला, उसके बाद प्रमाणिक अध्ययन जेम्स कैटल ने किया। धीरे धीरे देखिए कोई चीज़ अगर एमर्ज होकर आती है तो उसका अध्ययन किया जाता है, धीरे धीरे इसका अध्ययन और आगे बढ़ा तो बुद्धि से जुड़े मनोवैज्ञानिक आए। मैं इसको हटा देती हूँ फिर समझाती हूँ, ठीक। किससे जुड़े? बुद्धि से जुड़े। आपको ये लिखना नहीं है, बस समझना है। धीरे धीरे करके समय के साथ बुद्धि से जुड़े मनोवैज्ञानिक आए, ठीक। फिर 1908 में, किसमें? 1908 में आपके जो हैं, आप सभी को पता होगा बिने ने, किसने?
बिने ने 1908 में बिने ने क्या किया, इन्होंने बुद्धि परीक्षण दिया। तो बुद्धि परीक्षण आपका किसने दिया था, ये बिने ने दिया था, बिने ने। ठीक, कब दिया था, आपके 1908 में दिया था। इसके बाद 1916 में क्या हुआ, टर्मन ने, किसने, टर्मन ने आपके आईक्यू लेवल का फॉर्मूला ही दे दिया, है ना। तो यहाँ से फिर प्रमाणित हो गया, बुद्धि परीक्षण जो है आपके, इन सभी से जाके आगे प्रमाणित हो गया आपका कि सभी लोगों का आईक्यू एक जैसा नहीं होता है। सभी लोगों का आईक्यू कैसा होता है, एक जैसा नहीं होता है, सभी का आईक्यू डिफरेंट होता है। जब सभी का आईक्यू डिफरेंट है तो बताइए क्या व्यक्तिगत विभिन्नता एग्जिस्ट होगी या नहीं होगी। तो आपका आंसर आएगा कि जब सबका आईक्यू लेवल डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है मैम कि व्यक्तिगत विभिन्नता होगी ही होगी, एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, है ना। इसके बाद आते हैं आपके कौन, इसके बाद आपका आता है पर्यावरण और आनुवंशिकता। मैंने आप लोगों को पहले ही इसीलिए पर्यावरण और आनुवंशिकता के बारे में बता दिया है। आप सभी को पता होगा कि जो आपका विकास है, क्या, जो विकास है आपका, वो क्या है, आपके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। किसका, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम, इसको बस समझ लीजिए, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम, वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम। ये जो आपका विकास है वो किसका परिणाम है, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। आप ये नहीं कह सकते कि वंशानुक्रम सिर्फ और सिर्फ हमारा, सॉरी, आपका विकास सिर्फ और सिर्फ आपके वंशानुक्रम पर निर्भर है, बिल्कुल भी नहीं। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। हमारा विकास हमारी आनुवंशिकता और वातावरण की क्या है, अंतःक्रिया का परिणाम है। इसीलिए सभी का विकास अलग अलग होता है। क्यों, सबकी हेरिडिटी अलग है, सबका वंशानुक्रम क्या है, अलग है। अगर आप सेम वातावरण भी दे देते हैं, अगर आप सेम वातावरण भी दे देते हैं दो बालकों को, तो उनकी आनुवंशिकता तो डिफरेंट होगी ही होगी। आप ये सोच के देखिए थोड़ा सा कि अगर आपने सेम वातावरण दे दिया, दो बालक हैं, इनको सेम वातावरण में रख दिया, लेकिन उनकी अगर आनुवंशिकता डिफरेंट है तो आपको पता ही होगा कि विकास भी उनका क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक, क्यों होगा अलग, क्योंकि दोनों ही आपकी अलग अलग चीज़ें हैं। हमारा विकास हमारे वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। वातावरण समान होने पर भी विकास आपका सबका अलग होता है। इसीलिए सभी का विकास जब अलग होगा तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे कि नहीं। हमारी शारीरिक बनावट में आपका क्या होता है, भिन्नता होती है। हमारी शारीरिक बनावट दूसरे व्यक्ति के मुकाबले अलग होती है। हमारी मानसिक क्षमता अलग होती है, हमारे सोचने विचारने की क्षमता दूसरे व्यक्ति से अलग होती है, हमारे इमोशन दूसरे व्यक्ति से अलग होते हैं, हमारे और क्या, तर्क करने की शक्ति हमारी दूसरे से डिफरेंट होती है कि नहीं। आप खुद सोचिए, मेरी रुचि दूसरे व्यक्ति की रुचि से डिफरेंट होगी, हमारा इंटरेस्ट अलग होता है, सबका इंटरेस्ट अलग होता है, सबकी आवश्यकता अलग होती है। तो ये क्या है, यही तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। हमारी शारीरिक बनावट में अंतर, हमारी मानसिक क्षमताओं में अंतर, संवेगों में अंतर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं में अंतर। ये जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं ये किस में एग्जिस्ट करती हैं, ये हमारी इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एग्जिस्ट करती हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो आप व्यक्तिगत विभिन्नता समझ गए हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता हमारा वंशानुक्रम और वातावरण पर भी निर्भर करती है। हमारे अंदर अगर व्यक्तिगत भिन्नता है तो उसमें वंशानुक्रम और वातावरण का भी हाथ है ना। अब व्यक्तिगत भिन्नता की दो श्रेणियां आपकी बताई गई हैं, दोनों श्रेणियां हम डिस्कस करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता की श्रेणियां आपको आसानी से ये समझ में आ जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें आपकी हैं दो श्रेणियां, कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। सबसे पहली श्रेणी है अंतः व्यक्तिक भिन्नता। ठीक है, अंतः व्यक्तिक भिन्नता। ठीक है, दूसरी है आपकी कौन सी, अंतर व्यक्तिक भिन्नता, अंतर व्यक्तिक भिन्नता। ठीक, ये आपकी दो तरीके की श्रेणियां हैं, किसमें, आपके व्यक्तिक भिन्नता में। आपको भी इसी तरीके से बनानी है। अंतः का मतलब क्या है, आप सभी को पता ही होगा, मैं श्योर हूं कि आपको पता ही होगा। अंतः का मतलब होता है व्यक्ति के स्वयं के अंदर की भिन्नताएं। अब ये क्या बात हुई, व्यक्ति के स्वयं के अंदर की भिन्नताएं का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति होता है, उसके अलग अलग क्षेत्रों में भिन्नता होती हैं। क्या होती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में भिन्नताएं होती हैं। तो ये होता है अंतः व्यक्तिक भिन्नता, मतलब व्यक्ति के स्वयं के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भिन्नताएं। जैसे मुझे कुकिंग में बहुत ज़्यादा रुचि है, मुझे आप सभी को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा रुचि है, लेकिन मुझे मेकअप में रुचि नहीं है, बिल्कुल भी 1% नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे ही परिचित जिनको मेकअप बहुत अच्छा आता है, उनको मेकअप में रुचि है, लेकिन उनको स्टडी में रुचि नहीं है।
लेकिन उनको खाना बनाने में रुचि नहीं है। जैसे मुझे अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, तो दूसरे पर्सन को हो सकता है अपने अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ समय बिताना अच्छा लगता हो। मुझे खेतों में जाना अच्छा लगता है, हो सकता है कि मेरे दोस्तों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पीवीआर जाना पसंद है। तो ये क्या है, अंतः व्यक्तिक भिन्नता है। व्यक्ति के स्वयं के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जो भिन्नताएं होती हैं वही आपकी अंतः व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। और अंतर जो होता है, अंतर व्यक्तिक भिन्नता होती है दो बालकों के बीच अंतर। क्या है, दो बालकों के बीच जो अंतर है वो होता है आपका अंतर व्यक्तिक भिन्नता। ठीक, तो व्यक्ति के स्वयं के अंदर जो भिन्नता है वो होगी आपकी अंतः व्यक्तिक भिन्नता। ठीक, उसको आप समझ गए होंगे, मैंने समझाया, मैं फिर से समझा देती हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें साथ में समझा दी हैं। एक बार आप ध्यान से समझिएगा। अंतः व्यक्तिक भिन्नता का मतलब है स्वयं के अंदर भिन्नता। जैसे मुझे आपको पढ़ाने में रुचि है, मुझे खाना पकाने में रुचि है, लेकिन मुझे मेकअप में रुचि नहीं है। तो इन दो चीज़ों में रुचि है लेकिन इसमें तो नहीं है ना रुचि। तो ये भिन्नता हुई कि ना, खुद के अंदर भिन्नता है ना। मुझे ज़्यादा घूमना फिरना, इतना इधर उधर आवारों की तरह भटकना पसंद नहीं है। तो ये क्या है, स्वयं के अंदर भिन्नता हुई। ये क्या है, स्वयं के अंदर भिन्नता। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, ये मैं हूँ और ये मेरी दोस्त है। अब अपने आप को रख के देखिए, ये मैं हूँ और ये मेरी दोस्त है ठीक। मुझे खाना पकाना पसंद है, मुझे पढ़ाना पसंद है, लेकिन इसको मेकअप करना पसंद है, इसको बाहर बहुत ज़्यादा घूमना पसंद है। मुझे खेतों में जाना पसंद है तो इसको पीवीआर जाना पसंद है। ये क्या है, अंतर्वैयक्तिक भिन्नता है। ठीक, मेरे सीखने की क्षमता है, इसकी सीखने की क्षमता से अलग है। ये जल्दी सीख लेती है, हो सकता है मैं देर में सीख पाती हूँ किसी चीज़ को। ठीक, इसकी रुचि मेरी रुचि से अलग है। पहला तो मैंने रुचि ही बताई, खाना बनाने वाला, तो वो क्या है, इंटरेस्ट है, रुचि है। अब दूसरा मैंने बताया कि मैं देर में सीख पाती हूँ, ये जल्दी सीख लेती है। तो ये क्या है, सीखने की क्षमता में अंतर हो गया। इसकी इमोशन मेरे इमोशन से अलग हैं। ये बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होती है लेकिन मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। ये क्या है, इमोशन में अंतर है। तत्परता, हो सकता है कि किसी चीज़ के प्रति ये देर में तत्पर होती हो लेकिन मैं जल्दी तत्पर हो जाती हूँ, जल्दी से प्रतिक्रिया कर देती हूँ। ये क्या है, यही तो है अंतर्वैयक्तिक भिन्नता। ठीक, तो इसमें आपको क्या नोट करना है, मैं आपको एक एक लाइन नोट करवा देती हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, अब तो मेरे पास जगह ही नहीं बची, मैंने इतना बना दिया खुद को और अपने दोस्त को। तो अंतःवैयक्तिक भिन्नता में आपको क्या नोट करना है, व्यक्ति के स्वयं के अंदर, व्यक्ति के स्वयं के अंदर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बोल दिया मुझे खेतों में जाना पसंद है। कुछ लोगों के मन में पक्का डाउट आ रहा होगा, खेतों में जाना पसंद है, नहीं वो सब नहीं, आप लोग मत समझिए, हमारे यहाँ शौचालय है, ठीक है। तो व्यक्ति के स्वयं के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भिन्नताएं होती हैं। आपको इसी के नीचे नोट करना है, ठीक है, मेरे पास तो जगह ही नहीं थी इसलिए कर दिया, होती है। दूसरा आता है अंतर्वैयक्तिक भिन्नता, दो बालकों के बीच, दो बालकों के बीच अंतर या भिन्नता, आप कह सकते हैं, दो बालकों के बीच भिन्नता या अंतर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ ली, व्यक्तिक भिन्नता की श्रेणियाँ। अब हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तिक विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण विधियाँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए इनको भी देख लेते हैं। आपको हेडिंग करना है व्यक्तिक विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियाँ। एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, मैं साथ में लिखती हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगता है। आप लोग स्पीड बढ़ा लिया करिए, यूट्यूब में आप सभी को पता है ना एडवांस जो एक फीचर होता है, शायद उसमें जाके आप लोग बढ़ा सकते हैं। स्पीड बढ़ा के देख लिया करिए आप लोग, ठीक है, तो आपका टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। सेटिंग में जाइएगा, वहाँ से सब हो जाता है। अब व्यक्तिक विभिन्नताओं पर आधारित जो शिक्षण विधियाँ हैं, इनमें हमें कौन कौन सी विधियाँ पढ़नी है, एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ तो आपको पता रहे एटलीस्ट कि कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं जो व्यक्तिक विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण विधियाँ हैं। तो सबसे पहले आप सभी ने प्रोजेक्ट प्रणाली सुनी ही होगी। तो प्रोजेक्ट प्रणाली आपकी क्या है, प्रोजेक्ट प्रणाली आपकी है एक व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि। दूसरी आपको कौन सी पढ़ना है, डाल्टन विधि, डाल्टन विधि, ठीक है। तीसरी आपको कौन सी पढ़ना है, तीसरी आपको पढ़ना है आपकी किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि।
चौथी आपको कौन सी पढ़ना है? चौथी आपको पढ़ना है डेक्राली प्रणाली, डेक्राली प्रणाली, ठीक है। इसके बाद आपको पांचवी कौन सी पढ़ना है? पांचवी आपको पढ़ना है गैरी शिक्षण विधि। कौन सी? गैरी शिक्षण विधि, गैरी शिक्षण विधि, गैरी शिक्षण विधि। इसके बाद छठवा आपको कौन सी पढ़नी है? छठवा आपको पढ़नी है आपकी ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक प्रणाली आप सभी ने सुना ही होगा, ह्यूरिस्टिक। देखिए ये सारे मेथड्स आपके लिए, सारी जो विधियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर ज़रूर आपको फोकस रखना है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक प्रणाली। उसके बाद सातवीं आपको कौन सी मैं पढ़ाऊंगी? बेसिक शिक्षा प्रणाली, बेसिक शिक्षा प्रणाली, बेसिक शिक्षा प्रणाली। इसके बाद आपकी एक और मेथड है, वो कौन सा है आपका? खेल विधि। हाँ, खेल विधि, खेल विधि। नौवीं आपकी कौन सी विधि है जो मैं आपको पढ़ाऊंगी? एक रह गई ना, मॉन्टेसरी विधि रह गई अभी। हाँ, तो ये आपको पढ़ाऊंगी मैं, मॉन्टेसरी विधि। देखते हैं आज कितनी कवर होती हैं। बाकी इसके बाद आपका इसी में एक और मतलब सब टॉपिक होगा कि व्यक्तिक विभिन्नताओं का मापन कैसे किया जाता है, तो वो भी आपको पढ़ना है। तो 2 लेक्चर में आपका व्यक्तिक विभिन्नता खत्म हो जाएगा। आइए हम प्रोजेक्ट प्रणाली से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग करनी है प्रोजेक्ट प्रणाली, ठीक। तो सबसे पहले हेडिंग करिएगा कॉपी में प्रोजेक्ट प्रणाली। आइए समझते हैं प्रोजेक्ट प्रणाली को। प्रोजेक्ट प्रणाली, ये क्या है प्रोजेक्ट प्रणाली? आपको मेन जो फोकस करना है वो फैक्चुअल चीज़ों पर कम, आपको समझने पर फोकस ज़्यादा रखना है। आपकी समझ इतनी विकसित हो जानी चाहिए कि आप केवीएस में जो क्वेश्चन आ रहा है, जिस तरीके से आप पूछा जाएगा इस बार, वो क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ। देखिए यहाँ पर रट के अगर आप जाएंगे ना, जैसे सीटेट में मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो कहते हैं मेरा सुपर टेट क्लियर हो गया, मेरा यूपी टेट क्लियर हो गया, पर मेरा सीटेट क्लियर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ फैक्चुअल चीज़ों को याद रखा। तो फैक्चुअल चीज़ों के पीछे मत भागिए आप केवीएस एग्जाम में। आप भागिए किसके पीछे? कॉन्सेप्ट के पीछे। आप भागिए किसके पीछे? व्यवहारिक चीज़ों के पीछे, कि आप इसको किस तरीके से समझते हैं। आपको अपनी सोच यहाँ पर विकसित करनी है, दैट्स इट। प्रोजेक्ट प्रणाली क्या है? इसमें आपको अपनी सोच विकसित क्या करनी है कि हम प्रोजेक्ट प्रणाली क्यों यूज़ कर रहे हैं, आखिर ऐसा इसमें क्या है जो व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि है ये, ठीक है। बस यही याद रखना है। ये जो प्रोजेक्ट प्रणाली है, इसके बारे में सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताऊं, तो प्रोजेक्ट प्रणाली विधि का निर्माण और जो विकास है वो विलियम किलपैट्रिक ने किया था। किसने? किलपैट्रिक ने किया था। तो आपको यही लिख लेना है, इस विधि का निर्माण एवं विकास का श्रेय विलियम किलपैट्रिक को जाता है। किसको? विलियम किलपैट्रिक को। ठीक। लेकिन ये जो आपकी प्रोजेक्ट प्रणाली है, ये जो विचारधारा है, जॉन डीवी की विचारधारा से आपकी प्रेरित है। तो यह प्रोजेक्ट आपको यही लिखना है, यह प्रणाली जॉन डीवी की विचारधारा। जॉन डीवी को आप लोग जानते हैं? कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको जनवा दूंगी। ये प्रयोजनवाद, बेसिकली प्रयोजनवाद से संबंधित है। तो जॉन डीवी की विचारधारा है, यह प्रणाली जॉन डीवी की विचारधारा से प्रेरित है, ठीक। अब बात आती है कि प्रोजेक्ट प्रणाली आखिर में क्या है। प्रोजेक्ट प्रणाली में बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट का मतलब होता है एक प्रॉब्लम दी जाती है। देखिए इस चीज़ को समझिएगा। आप जब बचपन में थे, बचपन इन द सेंस 7th 8th में थे, तो आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता था स्कूल में। प्रोजेक्ट का मतलब है एक आपको प्रॉब्लम यानी कि समस्या दी जाती थी। क्या दी जाती थी? समस्या दी जाती थी, जिसमें आपको कोई कार्य करना होता था, है ना, कोई कार्य करना होता था, और उसे आपको अपने घर में यानी कि स्वाभाविक जो आपकी परिस्थिति है उसमें पूरा करना होता था। तो प्रोजेक्ट क्या है? एक समस्या मूलक कार्य होता है, जिसे आपको अपने घर में यानी कि आपकी जो परिस्थितियां हैं, जो स्वाभाविक परिस्थितियां हैं, उनमें पूरा करना होता था। इससे होता क्या है? प्रोजेक्ट आपकी जो प्रणाली है, प्रोजेक्ट से होता क्या है? स्किल डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? स्किल डेवलपमेंट होता है। तो बेसिकली स्किल डेवलपमेंट के लिए ही आपका प्रोजेक्ट प्रणाली यूज़ होती है। जब आप बच्चों को कोई समस्या देते हैं तो वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, घर जाएंगे कुछ अलग तरीके से सोचेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा? क्रिएटिविटी का विकास होता है, रचनात्मकता, सृजनात्मकता जिसे आप कहते हैं, इसका विकास होता है।
अब रचनात्मकता का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ऐसा कार्य जिसमें नवीनता और मौलिकता हो। अगर कोई कार्य जिसमें नवीनता और मौलिकता नहीं है तो वो कभी सृजनात्मक या रचनात्मक नहीं होगा। नवीनता और मौलिकता हो तो होनी ही चाहिए। बच्चा जब अपने आप से कोई चीज़ सॉल्व करेगा तो आप सभी को पता है कोई ना कोई तो उसमें नवीनता होगी ही। इसीलिए बोला जाता है कि प्रोजेक्ट प्रणाली आपके स्किल डेवलपमेंट एट द सेम टाइम आपकी जो है क्रिएटिविटी, इन सब के विकसित करने में सहायता करता है। ठीक। सो आई होप आप समझ गए होंगे प्रोजेक्ट प्रणाली में बच्चों के मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इस प्रणाली में बेसिकली बच्चों को एक समस्या यानी कि प्रॉब्लम दी जाती है और उस समस्या को बच्चों को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। ठीक, बस खत्म, इतना ही आपको समझना है। दूसरा मैं आपको मेथड कौन सा बताने वाली थी, दूसरा है आपका डाल्टन विधि। डाल्टन विधि, डाल्टन विधि को देख लेते हैं। डाल्टन विधि क्या है? अगर मैं बात करूं आपसे डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, चूंकि आपसे प्रतिपादक पूछे जाते हैं तो आपको प्रतिपादक को तो नहीं बोलना है, ठीक है। प्रतिपादक जो हैं आपके डाल्टन विधि के हैं आपके कौन? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। कौन है? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। नाम बड़ा इनका थोड़ा सा टफ है लेकिन आप लोग याद रख सकते हैं, कुछ नहीं है, ठीक। इस मेथड में होता क्या है डाल्टन विधि में? इस विधि में बेसिकली जो विषय आपको सिखाना है, मान के चलिए कि आपको जैसे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सिखाना है बच्चों को, कोई भी विषय अगर इनको सिखाना है तो उस विषय से संबंधित, जैसे आप रानी लक्ष्मीबाई वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उस चैप्टर को अगर आपको पढ़ाना है तो बच्चों से आप रोल प्ले करवाएंगे। क्या प्ले करवाएंगे? रोल प्ले करवाते हैं इसमें, ठीक है। तो रोल प्ले इस वाली मेथड में आपका करवाया जाता है, विधि में करवाया जाता है। अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके के रोल दे दिए जाते हैं। अब देखिए, छोटा बच्चा जो होता है उसको आप कितना भी रटवा दें वो भूल जाएगा, थोड़े समय बाद वो भूल ही जाएगा। लेकिन ये निश्चित है कि जब आप उन्हें अलग अलग तरीके का रोल प्ले करवाएंगे, जैसे स्कूल में कई सारे आपके स्टूडेंट होते हैं क्लास में, अपनी ही क्लास में आप जो हैं एक किसी को रानी लक्ष्मीबाई बना दें, किसी को आप कुछ बना दें, किसी को आप कुछ बना दें, फिर उनकी वीरता का वर्णन किया जाए, रानी लक्ष्मीबाई किस तरीके से जो है इनकी पर्सनैलिटी थी, वो आप उस बच्चे को सिखाएं जो बेसिकली आपका बना हुआ है, उसी रोल को प्ले करवाएं जैसे रानी लक्ष्मीबाई एक्चुअल में थी। उनकी वीरता का वर्णन किया जाए, जिस तरीके से वो वस्त्र धारण करती थी, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें करवाई जाएँ। तो मैं 100% श्योर हूँ कि वो दिमाग से बच्चे के जाएगा नहीं कि रानी लक्ष्मीबाई एक्चुअल में कौन थी, ठीक है। आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि जो भी आपको विषय पढ़ाना है तो उसमें आप बच्चों से रोल प्ले करवाते हैं अलग अलग तरीके के, ठीक। इससे क्या होता है, जो आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे के सामने नहीं है लेकिन फिर भी बच्चा उसको समझ रहा है ना। तो ये होता है आपका बेसिकली डाल्टन विधि में। इसमें जो है सीखने के लिए बच्चों को स्वतंत्रता दी जाती है, ये आपको लिखना है। इस विधि में बच्चों को सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है, सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से याद रखना है कि कौन सा मेथड है जिसमें बच्चों को सीखने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है, ठीक। इसमें क्या होता है कि बच्चे अपनी योग्यता, क्षमता और रुचि के आधार पर प्रयोग करते हुए स्वतंत्र रूप से चीज़ों को सीखते हैं। आप एक टीचर हैं, अगर आप डाल्टन मेथड जो है आप डाल्टन विधि के अनुसार बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये बेसिकली आपका इस विधि में आप एक पथ प्रदर्शक की भांति व्यवहार कर रहे हैं। तो अध्यापक इस विधि में किस तरीके से व्यवहार करेगा? अध्यापक इसमें आपका पथ प्रदर्शक होगा। क्या होगा? पथ प्रदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता होगा, ठीक। सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है। इसमें बच्चे अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार स्वतंत्र रूप से आपका प्रयोग करते हुए सीखते हैं। इस विधि में बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, क्षमता, योग्यता और किसके अनुसार? रुचि के अनुसार सीखते हैं। किसी स्टूडेंट के मन में ये पक्का आ रहा होगा कि ये जो मेथड्स आप पढ़ा रहे हैं तो इनमें आपने एज का जिक्र नहीं किया है कि कौन सी विधि किस अवस्था के लिए बेसिकली आपकी बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस रखती है। तो मैं पहले से बता देती हूँ, जितनी व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधियाँ हैं इन विधियों में अवस्था का जिक्र नहीं किया गया,
ठीक है, इस चीज़ को विशेष रूप से याद रखना है कि इन विधियों में किसी भी अवस्था का जिक्र नहीं किया गया कि कौन सी विधि आपके शैशवावस्था के लिए उपयुक्त है। जैसे मिस हेलन पार्कहस्ट हैं, इन्होंने डाल्टन विधि तो दी, प्रतिपादक तो हैं, पर मिस हेलन पार्कहस्ट ने ये कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि ये किस अवस्था के बालकों के लिए है। अगर आपको कोई बताता है ना तो ये बेवकूफ़ी होगी, टोटली बेवकूफ़ी होगी, बिकॉज इन सभी ने कभी कोई जिक्र ही नहीं किया है कि ये जो मेथड्स हैं आपकी, ये जो विधियाँ हैं, ये किस अवस्था के बालकों पर अप्लीकेबल हैं, कहाँ आपको इनकी इम्प्लीमेंट करना है। पर हाँ, इन्होंने ये ज़रूर कहा है कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए ये विधियाँ आपकी उपयुक्त हैं। अब ये क्या है एलिमेंट्री एजुकेशन? तो एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है प्राइमरी और जूनियर के लिए आपकी जो है बेसिक रूप से आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने पर्टिकुलर एज नहीं डिफाइन की यहाँ पर कि 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए हैं, कि 6 से 8 वर्ष के लिए हैं, या फिर 12 से 18 वर्ष, कहीं पर इन्होंने जिक्र नहीं किया कोई सा। बस इतना ही बोला गया है सारी विधियों के लिए। मैं सिर्फ आपके डाल्टन विधि के लिए नहीं बोल रही कि ये आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन वाली जो आपकी एज है इसके लिए, यानी कि प्राइमरी और जूनियर के लिए ही आपके इंपॉर्टेंस रखते हैं। सिर्फ मैं डाल्टन विधि के लिए नहीं बोल रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैं आपकी जितनी भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित विधियाँ आपको मैंने बताई हैं, एक ओवरऑल व्यू दिया था चैप्टर की शुरुआत में, जिसमें मैंने 9 विधियाँ आपको बताई थी। वो जो 9 विधियाँ आपको बताई गई हैं, वो सभी की सभी विधियाँ आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्राइमरी और जूनियर के जो आपके स्टूडेंट्स हैं इन पर एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, सो आई होप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो ये आज के लिए मैं कहूँगी इनफ होगा व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं किशोरावस्था के जो थोड़े से पॉइंट्स रह गए थे उनको नोट करवा देती हूँ। ओके, तो मैं अभी इसको हटा देती हूँ और मैं एक एक करके आपको नोट करवा देती हूँ। मैं बेसिकली जो आपको पढ़ा रही थी उसमें मैंने बताया था किशोरावस्था से संबंधित शिक्षा का स्वरूप। ठीक, ये मैंने आपको हेडिंग करवाई थी, किशोरावस्था से संबंधित शिक्षा का स्वरूप। ठीक है, किशोरावस्था से संबंधित शिक्षा का स्वरूप। और कल आपका जो है व्यक्तिगत विभिन्नता चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जितनी भी विधियाँ मैं कोशिश करूँगी एक ही लेक्चर में आपकी सारी हो जाए, ताकि बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट ना हो। ठीक, मैंने आपको इतना बता दिया था कि यौन शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना। यौन शिक्षा की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए, है ना। धार्मिक और नैतिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए किशोरावस्था में। कौन सी? धार्मिक और नैतिक शिक्षा। धार्मिक और नैतिक शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। उसके बाद आपके जो है सामाजिक संबंधों की शिक्षा दी जानी चाहिए कि सामाजिक संबंध आपको किस तरीके से बनाने होते हैं ताकि एक हेल्दी रिलेशनशिप बन सके। ठीक है, तो सामाजिक संबंधों की शिक्षा दी जानी चाहिए। और कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। ये तो आज ही आपने पढ़ा है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, तो अब आप समझ गए होंगे व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए, अनुसार शिक्षा। ठीक, इसके बाद और क्या होना चाहिए? पूर्व व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए व्यावसायिक शिक्षा, बिकॉज आपके यहाँ पर एडोलसेंस की बात हो रही है। एडोलसेंस में बच्चों को पता होना चाहिए कि उनको आगे क्या करना है, तो पूर्व व्यावसायिक शिक्षा एक तरीके से दी जानी चाहिए ताकि बच्चा मार्ग से भटके ना, एटलीस्ट उसको पता रहे कि आगे चल के उसको करना क्या है। जैसे हम लोग को तो इवन मैं कहूँगी कि हम लोग 12th भी कर लिए, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। तो इस तरीके की जो चैलेंजेस हैं इनसे निपटने के लिए पूर्व व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। वोकेशनल जो आपकी एजुकेशन होती है वो देनी चाहिए, है ना। और शारीरिक विकासार्थ शिक्षा देनी चाहिए, मानसिक विकास के लिए शिक्षा देनी चाहिए, निर्देशन व परामर्श देना चाहिए। ये पूरा आपको मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी, निर्देशन व परामर्श। बढ़िया चैप्टर है, मज़ा आता है इसको पढ़ने में। निर्देशन और परामर्श आपका क्या होता है ये सब पढ़ेंगे वहाँ पर। तो निर्देशन और परामर्श देना चाहिए इस एज के बच्चों को। ठीक है, देना। ठीक, निर्देशन व परामर्श देना। ठीक, उसके बाद किशोर मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, किशोरों के व्यक्तिगत आदर होना चाहिए। तो ये सब तरीके की शिक्षा जो है इन बच्चों को दी जानी चाहिए। सो ये रहा आपके किशोरावस्था से संबंधित शिक्षा का स्वरूप। और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। और आज जो आपने टॉपिक पढ़ा है व्यक्तिगत विभिन्नता, उसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।